हेलो हेलो। चल रहा था भाई साहब, मैं तो क्या सॉप स्टॉक ऑप्शन स्कीम, मेरे ख्याल से कुछ लिखवाते लिखवाते थोड़ा सा कुछ रह गया था। अगर मैं ठीक हूं तो लास्ट एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस टू एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन एक्सपेंस है, यही है ना? अच्छा, मैंने कहा था थोड़ा सा पढ़ के आना, तो उम्मीद करता हूँ कि कोई पढ़ के नहीं आया होगा। क्या बात है, यस सर। मतलब बेशर्मी, और वो भी खूब खुल के। हाँ, चौड़े हो गए। क्या करें क्या तुम लोगों का, ठंड ज्यादा है या क्या चक्कर है? तुम लोग अभी मूड में आए नहीं हो लगता है। तो रिजल्ट विजल्ट आ गए सबके? ग्रुप वन का नहीं आया ना अभी, फाउंडेशन का आया है अभी। अच्छा, तो मतलब तुम्हें आग तभी लगेगी जब ग्रुप वन का रिजल्ट आएगा। कौन किस किस ने दिया हुआ ग्रुप वन यहाँ पे? एक दो तीन, तीन जनों ने दिया हुआ है। तो मतलब हम तीन मिठाई के डब्बे तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कर लें? तीन मिठाई के डब्बे। तो पेस्ट्री भी चलेगी, अपने को कोई दिक्कत नहीं है। अबे तीनों जने मिलके तो एक डब्बा ले आओगे, तो पास तो होंगे ही। क्या दो और है? अमन, अच्छा, उन दोनों ने भी दिया। चलो भैया, पांचों मिलके एक डब्बा लाना, ये नहीं कि पांच पांच डब्बे आ जाए और यहाँ पे मिठाई खाने की मुसीबत हो जाए। हम पहले भी यही करा करते थे, बच्चे होते थे ना, तो उनको कहते थे देखो भैया बात सुनो, सब मिलके ना एक डब्बा लाना। अब एक बार क्या हुआ मुझे अच्छी तरह याद है, फाउंडेशन का रिजल्ट आना था, 15-16 बच्चे थे, सबने 20-20 रुपए मिलाए, डब्बा आ गया। देखो, खानी तो एक मिठाई होती है आदमी, और उसके लिए अगर 15-20 डब्बे इकट्ठे हो जाए, फिर उसके लिए क्या होगा, बांटना पड़ेगा लोगों को, काम का में पैसा वेस्ट। इसलिए हम मना कर देते हैं बच्चों को। वैसे अब तो मिठाई खानी कोई ज्यादा आजकल चलन में भी नहीं है। नहीं, मैं बता दूं, मैं ड्राई फ्रूट वगैरह ज्यादा पसंद करता हूं। पिस्ता हो गया, काजू हो गया, अरे दो दाने खाने हैं और क्या। मिठाई यही होती है, तुम पास हो गए, अगली क्लास में चले गए, यही मिठाई है हमारे लिए। आगे बढ़ो, खूब तरक्की करो, यही मिठाई है। हाँ जी, अब हम बात करते हैं कि जब हमने P&L टू एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन एक्सपेंस कर लिया, उसके बाद आइए साहब आगे लिखना शुरू करते हैं। कौन सा नंबर पॉइंट था वो? सेकंड, थर्ड? थर्ड पॉइंट था। तो अब चौथा पॉइंट लिखना है। सेकंड पॉइंट का स्टेप 3 हो गया ना। अब पॉइंट नंबर 3 लिखिए। अब थर्ड पॉइंट है। हाँ जी, दिलीप जी, दृष्टि जी, गुड मॉर्निंग। दिलीप जी कह रहे हैं बिल्कुल मिलेगी सर पार्टी। अच्छा साहब, आ जाइए, पता चले उस दिन गायब हो गया। देखो जी, आपकी स्टडी मॉड्यूल में ना पहला सवाल मुझे गलत लग रहा है, प्रॉब्लम नंबर 1। तो मैं ना आपको प्रॉब्लम नंबर 2 पहले कराऊंगा, अभी थोड़ी थ्योरी लिखवा रहा हूँ, उसके बाद बता रहा हूँ।
प्रॉब्लम 2 करने के बाद ना आपको मैं प्रॉब्लम 1 में क्या गलती है ये बताऊंगा, ये आपको समझ में आ जाएगी, बाकी तो सिंपल है। कैंसिलेशन ऑफ ऑप्शन ड्यूरिंग वेस्टिंग पीरियड, यहां से शुरू कर रहे हैं आज। जो ऑप्शन हमने दी थी, अगर किसी ने नहीं ली और वेस्टिंग पीरियड में ही वो कैंसिल हो गई, तो उस समय क्या करेंगे? ए पार्ट, अगर क्यूमुलेटिव एक्सपेंसेस रिकॉग्नाइज अप टू अर्लियर अकाउंटिंग पीरियड is less than GV, ग्रॉस वैल्यू, तब तो कोई जनरल। एंड इफ क्यूमुलेटिव, CUM का मतलब क्यूमुलेटिव है और EXP का एक्सपेंसेस है, तो अप अर्लियर इज ग्रेटर देन, ज़्यादा होगा तो उल्टी एंट्री हो जाएगी। ये अभी क्वेश्चन में भी आने वाली है। तो आओ जी आओ। हाँ जी, हाँ हाँ कोई बात। ये बच्ची पहले आती थी। हाँ बेटा एक काम कर, इसको ना बता दे पहले कितना है वो एंट्री का पेज, और बाकी की लिखना शुरू कर देंगे, उसकी जगह छोड़ देंगे। ऑप्शन के बाद एक्सपेंस लिखा है भाई, आउटस्टैंडिंग, OS इज आउटस्टैंडिंग। अरे बात सुनो, मुझसे पूछो क्या पूछना है, जस्ट उसके बाद है, आगे तू बोल भाई। हाँ वो सेकंड का C खत्म हुआ था, अब थर्ड पॉइंट शुरू हो रहा है। सेकंड में मैं A B पॉइंट करके लिखवा गया था ना कुछ, स्टेप 1 2 3 जो भी लिखवा गया था, अब उसके बाद नया पॉइंट है ये थर्ड। मैं रुक जाता हूँ जरा, सब लोग पहले पहुंच जाए यहाँ तक।
सारी एंट्री लिखवा के मैं एक बार दोबारा बताऊंगा, पिछली बार की इस बार की। वेस्टिंग पीरियड की मैंने डेफिनेशन लिखवाई थी कि जितने समय में आपको अधिकार को लेना होता। देखो, vesting period is the period in which the vesting has been granted to employee, कि अब आप इस अधिकार का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो पीरियड। वेस्ट मतलब किसी को अधिकार देना, देना। कुछ बच्चे लेट आए इसलिए मैं रुक रहा हूँ, कर लो नोट। उम्मीद है नोट हो गया। पॉइंट नंबर 3 खत्म हुआ था ना, अब 4। when options are actually exercised, पैसे आ जाते हैं, जर्नल एंट्री होती है, बैंक अकाउंट डेबिट, स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग। स्टॉक एंड आउटस्टैंडिंग शेयर और डिवाइड करते हैं। Apps of unexercised option जनरल। यहाँ से मैं आज लिखवा रहा हूँ ना, तुम उसके ऊपर डेट डाल दो, आज 9 तारीख, 8 तारीख तक का मैंने करा दिया। एक सेकंड, हाँ इस ऊपर पेज पे यहीं से करा दूंगा, सबसे ऊपर लिख दो 9 तारीख 9/1/20।
अब मैं सारी एंट्रियां जो पिछली बार लिखवाई थी उनको दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। जो बच्चे नहीं आए थे लास्ट क्लास में उनको समझ में आया। तू आया था नहीं आया था? रिकॉर्डिंग देख रहा था। पेपर था तेरा बीकॉम का? अच्छा, बीकॉम वाले पेपर वाले और एक दो जने थे मेरे ख्याल से। अच्छा, हो गए तुम्हारे? ठीक है। एक इधर भी दो बच्चे बैठे थे ना आगे, वो ग्रुप 1 में थे, ग्रुप में थे? 1 में है वो, उनके पेपर चल रहे हैं। उनके तो होंगे अभी पेपर, वो सेमेस्टर 1 है, स्टार्ट हुआ। लगेंगे 14-15 तारीख तक। तो बीच में गैप नहीं है क्या? गैप तो होगा ना? कितने दिन का? 2-2 3-3 दिन मिलते हैं ना बीच में? उन दिनों में आना चाहिए उनको। चलो देखते हैं। हाँ जी, पिछली बार जो बेटा तू भी देख ले, थोड़ी एंट्रियां देख ले, मैं फिर शुरू करूँ क्वेश्चन। हम कर रहे थे एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम। इसके अंदर सबसे पहले मैं आपको बता दूं, हम एम्प्लॉयज को ऑप्शन ग्रांट करते हैं। ग्रांट का मतलब तुम्हें लेने का अधिकार है या नहीं, ग्रांट किया। जैसे वो होता ना, तू वर मांग, क्या मांगेगा? वर मांगना ग्रांट करना होता, ग्रांट दे। तो मैंने पहला पॉइंट लिखा था, जब स्टॉक ऑप्शन ग्रांट की जाती है तब कोई जर्नल एंट्री नहीं होती। कुछ किया ही नहीं हमने, सिर्फ उसको अधिकार दिया। उसके बाद दूसरा पॉइंट था रिकॉग्निशन ऑफ एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन का एक्सपेंस। उसमें मैंने शायद 3 स्टेप लिखवाए थे। पहला स्टेप था इंट्रिंसिक वैल्यू निकालना। इंट्रिंसिक वैल्यू का मतलब डिस्काउंट होता है। मार्केट प्राइस में से एक्सरसाइज प्राइस को अगर माइनस कर दें तो इंट्रिंसिक वैल्यू आ जाता है। ये एक टर्म है, वैसे इंट्रिंसिक वैल्यू के और भी कई मतलब किसी और चैप्टर में अलग होते हैं, यहाँ वो मतलब नहीं है। जैसे मुझे याद है एमलगमेशन तो हमारे कोर्स में नहीं है ना, आगे जाके है। एमलगमेशन में ना एक इंट्रिंसिक वैल्यू निकालते हैं, उसको नेट एसेट वैल्यू कहते हैं। तो कभी उससे कंफ्यूज मत हो जाना, ये अलग चीज है, वो अलग चीज है। यहाँ इंट्रिंसिक वैल्यू का मतलब है डिस्काउंट। सपोज मार्केट प्राइस चल रही है 100 रुपए, आपने उसको दिया 40 रुपए का शेयर, तो ये 60 रुपए की बात कर रहा है जो डिस्काउंट दिया आपने, इंट्रिंसिक वैल्यू। तो दूसरा पॉइंट बताया था मैंने, ग्रॉस वैल्यू ऑफ एम्प्लॉय कॉम्पेंसेशन एक्सपेंस निकालना। ये इंपॉर्टेंट चीज होती है, ग्रॉस वैल्यू, टोटल वैल्यू। जितनी ऑप्शंस एक्सपेक्टेड टू वेस्ट हैं इनटू इंट्रिंसिक वैल्यू यानी डिस्काउंट इनटू एक्सपायर्ड पीरियड अपॉन टोटल वेस्टिंग पीरियड। सपोज टोटल वेस्टिंग पीरियड है 3 साल का और 1 साल एक्सपायर हो गया तो 1/3, 2 साल एक्सपायर हो गया 2/3, और तीसरे साल में बैठे हैं तो 3/3। ठीक है। अब जो पहला क्वेश्चन है ना आपकी किताब में जो दिया हुआ है, वो स्टडी मॉड्यूल 29 है। उसमें गलती से इंट्रिंसिक वैल्यू की जगह ना फेयर वैल्यू ले लिया गया है, इसीलिए वो सवाल गलत है। मैं वो नहीं कराऊंगा, पहले मैं दूसरा वाला कराऊंगा ताकि आपको समझ में आ जाए इंट्रिंसिक। अच्छा, तीसरा स्टेप मैंने लिखवाया था, कितना एक्सपेंस इस बार रिकॉग्नाइज होगा, एक्सपेंस टू बी रिकॉग्नाइज्ड। जितना भी एक्सपेंस रिकॉग्नाइज होगा वो होता है ग्रॉस वैल्यू जो आपने निकाली माइनस जो अभी तक एक्सपेंसेस आपने रिकॉग्नाइज कर लिए पिछले अकाउंटिंग पीरियड तक। जैसे मान लीजिए आपने ग्रॉस वैल्यू निकाली 10 लाख रुपए, पहले साल तो कोई एक्सपेंस रिकॉग्नाइज किया नहीं तो पूरा 10 लाख हो गया। अब अगले साल आपने वैल्यू निकाली 14 लाख रुपए, 14 लाख में से 10 लाख पहले रिकॉग्नाइज कर चुके हैं, तो इस बार कितना रिकॉग्नाइज करेंगे? सिर्फ 4 लाख। और अगले साल अगर वैल्यू निकाली 20 लाख, तो पहले साल 10 लाख, दूसरे साल 4 लाख रिकॉग्नाइज हो गया 14, तो बाकी कितना होगा? 6। ऐसे निकालेंगे। वो वैल्यू कैसे निकालनी हो मैं बता दूंगा, मगर समझ आ गया ना कि कैसे उसको माइनस करना है। ठीक है, फिर हम उसको करेंगे।
तो यहां तक मैंने पिछली क्लास में बताया था। आज मैंने बताया आपको ये वाले पॉइंट नंबर 3। हमने जो ऑप्शन दी थी, अगर वो वेस्टिंग पीरियड के दौरान ही खत्म हो गई, तो जब आप क्यूमुलेटिव एक्सपेंस रिकॉग्नाइज्ड जितना आपने अर्लियर अकाउंटिंग पीरियड तक कर लिया इज लेस देन ग्रॉस वैल्यू, अगर वो कम है जीवी से, तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई जर्नल एंट्री की जरूरत नहीं है आपको। लेकिन अगर वो ज्यादा रिकॉग्नाइज कर लिया आपने, करना था कम, हो गया ज्यादा। उसी एग्जांपल को लेते हैं। पहले साल 10 लाख किया, दूसरे साल 4 लाख किया, 14 हो गया। जब तीसरे साल आए हम, तो हमने कैलकुलेशन करी, हमारा बनता था 12, हम कितना कर चुके हैं 14, 2 लाख ज्यादा कर चुके ना, उसकी उल्टी एंट्री कर दी। उल्टी एंट्री क्या होती है? एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन टू एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन एक्सपेंस, क्योंकि पहले होती है स्टॉक ऑप्शन एक्सपेंस टू आउटस्टैंडिंग, अब उल्टी कर दी मैंने, आउटस्टैंडिंग टू एक्सपेंस कर दी। ठीक है, अभी क्वेश्चन में करके दिखाऊंगा मैं, घबराओ नहीं। और फिर इस एम्प्लॉय स्टॉक एक्सपेंस को, जो कि मेरा एक तरह से फायदा हो गया क्योंकि एक्सपेंस कम हो गया, तो पी एंड एल में क्रेडिट कर दिया। देखो पीछे तुमने एंट्री क्या करी थी, पी एंड एल को डेबिट किया था ना। देखो जब मैंने पहली एंट्री लिखवाई थी स्टॉक ऑप्शन एक्सपेंस टू आउटस्टैंडिंग, फिर पी एंड एल टू एक्सपेंस, जब एक्सपेंस हुआ था पहले एंट्री लिखवाई ना मैंने कल, अब उसका उल्टा कर रहा हूं मैं क्योंकि ज्यादा हो गया रिकॉग्नाइज, तो इसलिए एक्सपेंस डेबिट टू पी एंड एल आ रही है। अच्छा, जब ऑप्शन एक्चुअली एक्सरसाइज होंगी तो पैसे आ जाएंगे बैंक अकाउंट टू स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग, और जितना उसमें कैपिटल होगा 10 रुपए वो कैपिटल में चला जाएगा, जो ऊपर होगा प्रीमियम वो प्रीमियम में चला जाएगा। ठीक है, और अगर कोई अनएक्सरसाइज्ड ऑप्शन थी जो शुरू से ही एक्सरसाइज ही नहीं हुई, तो उसका तो खर्चा कहीं गया ही नहीं होगा, वो तो स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग में पड़ा होगा, उसको उठा के जनरल रिजर्व में ट्रांसफर, स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग टू जनरल रिजर्व। ठीक है, अब हम इस पे क्वेश्चन कर रहे हैं, आपके मॉड्यूल का सेकंड क्वेश्चन, के लिमिटेड ग्रांटेड ऑप्शन। देखिए 16,000 इक्विटी शेयर की ऑप्शन हमने आपको दी है 1/10/16 को, कितने में? 80 में। मार्केट प्राइस क्या थी? 170, तो डिस्काउंट कितना हुआ? 90 रुपए का इंट्रिंसिक वैल्यू, क्योंकि आपको मैंने बताया था ना मार्केट प्राइस माइनस एक्सरसाइज वैल्यू, 90 रुपए का डिस्काउंट हो। वेस्टिंग पीरियड 4.5 साल का है, तो 1/10/16 से 4.5 साल, तो आधा साल तो खत्म होगा 17 में, और फिर 17, 18, 18, 19, 19, 20, 20, 21, 4 हो जाएंगे ना, 4 और आधा साल ये वाला। उसके बाद उसने लिखा है 8,000 अनवेस्टेड ऑप्शन लैप्स्ड ऑन 1/12/21। ये मुझे ना गलत लग रहा है, किताब में भी गलत लिखा हुआ है, सॉल्यूशन को देखने के बाद ये मुझे लगा 2018 होना चाहिए। मैं अभी प्रूव कर दूंगा आपको 2018 है, क्योंकि उसने 2018 में इस 8,000 को कंसिडर किया हुआ है, तो इसका मतलब 2018 है। दूसरी बात, मुझे क्यों लगा ऐसा, क्योंकि जब 31 मार्च 21 को मेरा खत्म ही हो रहा है, तो 1/12/21 तो हो ही नहीं सकता, वेस्टिंग पीरियड ही खत्म हो रहा है। तीसरी बात, 8,000 अनवेस्टेड ऑप्शन लैप्स हो रही हैं, तो वो शुरू में ही पता चलेगा तभी मैं आगे अकाउंटिंग कर पाऊंगा ना। अगर मुझे लास्ट में पता चलेगा फिर तो जनरल रिजर्व वाली एंट्री हो जाएगी। और उसने बोला 6,000 ऑप्शंस आर एक्सरसाइज्ड ऑन 30/9/21 एंड 2,000 वेस्टेड ऑप्शन लैप्स्ड एट द एंड ऑफ एक्सरसाइज पीरियड। अब देखो
2000 लास्ट में लैप्स हो रही हैं, इसका मतलब वो 21 के बाद हो रही हैं, तो ये 8000 वाली हमेशा पहले ही हो रही होंगी। तो क्वेश्चन में ही 3-4 बार हिंट दिया हुआ है कि ये गलत है। तो डेट मुझे लग रहा है मिस प्रिंट हो गई है, जैसा कि आपके मॉड्यूल में आपको पता ही है काफ़ी गलतियां होती हैं। मैंने पिछली बार भी, अगर जब आप ग्रुप 1 पढ़ रहे थे आपको याद होगा, कई गलतियां निकाल के दिखाई थी मैंने, तो ये भी उन्हीं में से एक डेट की गलती लग रही। तो अब हम सबसे पहले आपको कैलकुलेशन सिखाते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। अभी कोई नोट नहीं करेगा। रिकॉग्निशन ऑफ एम्प्लॉय कॉम्पेंसेशन एक्सपेंस। दो 2016 ग्रॉस वैल्यू का फॉर्मूला देखिए जो मैंने लिखवाया था आपको। नंबर ऑफ ऑप्शन expected to vest into intrinsic value into expired period upon total period। तो 17 में कितना पीरियड एक्सपायर हो जाएगा आपका? 6 महीने। एक 10 से 31/3 तक 6 महीने होता है ना। अरे अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 6 महीने हो गया कि नहीं? आधा साल। अच्छा, आपकी कितनी ऑप्शंस हैं? 16,000, 90 इंटू एक्सपायर्ड पीरियड 0.5 अपॉन 4.5। यही निकल रहा है ना? सॉल्व करो इसको। तो ये ग्रॉस वैल्यू 1,60,000। ठीक है। अब एक्सपेंसेस रिकॉग्नाइज्ड अप टू अर्लियर पीरियड, इसको 2 नंबर मान लेते हैं, इसको 1 नंबर मान लेते हैं। पिछला साल अभी तो कोई है ही नहीं, अभी तो शुरू ही हुआ है, तो ये नील। तो इस बार एक्सपेंस टू बी रिकॉग्नाइज्ड 1 में से 2 माइनस 1,60,000 पूरा। बात समझ आ गई? एक्सपायर्ड पीरियड कितना हुआ 31 मार्च को? 31 मार्च 17 को। पहला पीरियड कब आएगा तेरा? 1/10/16 के बाद 31/3 कब आएगा? अबे 17 में आएगा ना, ये बोल 2017। 1/10/2016 के बाद पहला 31 मार्च कब आएगा? तब तक कितने महीने हुए? तो एक तरह से आधा साल हो गया। तो मैं 0.5
बटे 4.5 कर रहा हूँ। अच्छा, मान लो 2 महीने होते तो क्या करता? वो डिवाइड बाय 12 करता। 12 नहीं करता, 2 मंथ डिवाइडेड बाय 54 करता, क्योंकि 4.5 साल होते। महीने लेगा तो फिर महीने पूरे लेगा ना, ध्यान से करना है। ठीक है, चलिए ये हो गया। अब अगले साल 2017-18 में क्या होगा ये आप मुझे बताएंगे। यहाँ पे वही हुआ, 16,000 इंटू 90। अब कितने साल हो गए? 1.5 साल। 1.5 अपॉन 4.5, 480। पीछे कितना रिकॉग्नाइज हो गया? 160। अब कितना होगा? 320। अब मैंने तुम्हें बताया ना वो 2018 होनी चाहिए डेट। कब हुई 8,000? देखो लैप्स कब हो रही है। 1/12/2018 होगी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 16,000 में से 8,000 माइनस करके अब हो जाएगा 90। 90 जरा नीचे ले लेता हूँ, जगह चाहिए। इंटू 90 इंटू 2.5/4.5। एक से 4 लाख। और मैं रिकॉग्नाइज कर चुका हूँ 480। ये तो 80 उल्टी एंट्री आ गई। वो जो मैंने बताया था उल्टी एंट्री हो जाएगी। समझ आ गई? क्लियर? अच्छा, अब 19-20 में क्या होगा जी? 16,000 माइनस 8,000। फिर तुम्हें समझ नहीं आएगा ना, फिर मैं समझाऊंगा कैसे। तुम कहोगे 16-16 चल रहा था, आपने 8 क्यों किया? तो मैं 8 बता रहा हूँ, लैप्स हो रहा है। इंटू 90 इंटू 3.5/4.5, ये कितना हुआ? है 5 लाख। और तुम अब तक कितना रिकॉग्नाइज कर चुके हो? है 4 लाख, क्योंकि 80 मैंने उल्टा कर दिया है। बस यही ध्यान रखना है। अबे 480 बनता था, 80 की उल्टी एंट्री कर दी, तो रिकॉग्नाइज कितना हुआ? फिर 160 यहाँ आ गया। अब 20-21 आखिरी। नीचे आजा चाचा, नहीं आ रहा? छोटा कर देते हैं। हाँ भैया, इसका कितना है देखो, 16,000 माइनस 8,000 इंटू 4.5/4.5। अबे 90 से तो किया नहीं, इंटू 90, 720। और यहाँ 560, एक, फिर 160। पहले इसको नोट करो, फिर एंट्री करेंगे।
हो गया नोट सबका? लोग लिख रहे हैं, बोलते भी नहीं, रुक जाओ, जोर से बोलो। नहीं हुआ, रुक जाओ, आवाज आनी चाहिए जोर से, दमदार आवाज होनी चाहिए जरा, इसमें से पीछे पराठे की खुशबू आए। अबे कुछ खाते पीते हो सुबह के ऐसे ही आ जाते हो भूखे नंगे? मतलब तुम लोगों को ब्रेड बटर लगाना भी नहीं आता? तुम हॉस्टल में रहते हो क्या? मगर अगर कोई हॉस्टल में भी रहता हो तो ब्रेड बटर लगाने के लिए बाहर क्यों जाना पड़ता है? मैं सिखाऊं ब्रेड पे बटर लगाना? मैं तो तेरे ऊपर लगाऊंगा पहले ऐसे करके, समझ में आ जाएगी फिर। देखो, ब्रेड पे बटर लगाना सबसे आसान, सुबह उठते ही पहले तो बटर निकाल के फ्रिज से बाहर रख दो, और जैम हो तो वो भी रख लो। फ्रिज से बाहर रखोगे थोड़ा सा नरम हो जाएगा। वैसे तो आजकल सर्दियां हैं, बाहर ही पड़ा रहे तो कोई बात नहीं। तो वो चाकू से लिया और ब्रेड पे थोड़ा सा वो लगाया, थोड़ा सा जैम लगाया, या ऐसे करो, एक स्लाइस पे लगाया बटर, फिर स्लाइस रख दिया, उसके ऊपर लगाया जैम, एक और रख दिया। अब 3 वाला फिलिंग हो जाएगा तुम्हारे लिए, और उसको खा के चाहे दूध जो आपने पीना है पी के आओ। नाश्ता होना चाहिए पेट में, वरना समझ ही कुछ नहीं आएगा तुम्हें यहाँ पे। मैं समझा रहा हूँ तुम्हारे पेट में चल रहा होगा, हाय कुछ मिल जाए, हाय कुछ मिल जाए। और नहीं तो तुम तो बहुत बड़े हो गए, मैं तो 7th क्लास में था जब मेरे को पराठा बनाना आता था। तो आता है तो बनाते क्यों नहीं? बीवी का इंतजार कर रहा है? कमाल हो गई यार। देखो, तुम जिस समय उठते हो, चलो नहाते तो नहीं हो, मैं समझ गया कि सर्दी है, शक्ल से ही पता चल रहा है नहाए नहीं। वो मेरे को वो पता है कैसे होते हैं, ऐसे करके। हमें भी पता है, हम भी ऐसे किया करते थे पहले। खैर, मेरा मकसद कहने का सिर्फ इतना था कि अगर आप खा पी के आएंगे तो पेट में आधार रहेगा, समझ जल्दी आएगा, वरना पेट में गैस बनती रहेगी, समझ में कुछ नहीं आएगा। चलो ठीक है, अब अपना देख लेना। हाँ जी, पहली एंट्री 31/3/17 को पहला पड़ाव। अभी लिखना नहीं है, पहले वो एंट्रियां निकालो जहां मैंने तुम्हें सिखाई थी शुरू में कल। एक्सपेंसेस को रिकॉग्नाइज करने की एंट्री क्या थी? हाँ, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग, एक्सपेंसेस, हाँ हाँ, वो एक्सपेंसेस भूल गया। 2 क्या था? एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन, हाँ यहाँ नहीं लिखना था, सॉरी। 1,60,000, पहले साल 1,60,000 है ना? हाँ। फिर इसको पी एंड एल में ट्रांसफर करते थे, पी एंड एल डेबिट टू ईसॉप एक्सपेंस। अब ये ना हो ना तुम इसको समझो ये कुछ और है, पूरा ही लिख देता हूँ। एम्प्लॉय स्टॉक
ऑप्शन एक्सपेंस, लो जी, बीइंग ट्रांसफर टू पी एंड एल, बीइंग एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन रिकॉग्नाइज्ड अप टू द करंट ईयर। लिख दूं? नहीं, मैं लिख देता हूं। बीइंग स्टॉक ऑप्शन एक्सपेंस recognized up to 31/3/17। तो being, दो की लिख देता हूं ना, being stock option expense transferred to P&L। मेरे ख्याल से ना किताबों में भी यही गलती है, स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल लिखना चाहिए, क्योंकि आपको याद है कि हमारे कंपनी के अंदर पी एंड एल को अब हम स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल बोलते। तो 31/3/17 की ये हो गई। 31/3/18 की सेम एंट्रियां, अमाउंट चेंज। कितना अमाउंट है देखो, 320। तो मैं यहां पे 320 दो एंट्री, तुम लिख लेना, जगह छोड़ देना, घर पे लिख लेना। अब कुछ लोग जगह भी नहीं छोड़ेंगे, फिर कहेंगे जगह कितनी छोड़नी है। अबे इतनी छोड़नी है। तीन नंबर, चार नंबर, पहली, ठीक है। अब 31/3/19 को उल्टी करनी थी ना, मेरा मतलब एंट्री, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग डेबिट टू, टू क्या, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन एक्सपेंस 80,000, और फिर एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन एक्सपेंस डेबिट टू पी। अब आपको यहां तक समझ आ गया, पहले इसको लिख लो। लो जी, शुरू करो। फिर 20 की और 21 की अमाउंट चेंज होंगे, वो मैं लिखूंगा नहीं।
हाँ बोलो। हाँ कौन सी? तो बेटा उसका इफेक्ट तो 31/3 को आएगा ना। एंट्री तो 31/3 को लास्ट में ही करूंगा ना मैं। क्या कह रहे हो? हो गई नोट? अब 30/9/21 को जब ऑप्शन एक्सरसाइज होगी तब क्या एंट्री बताई थी मैंने आपको, बैंक अकाउंट डेबिट वाली? बैंक अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग। कितने पे लिया उसने शेयर? 6,000 इंटू 80, 4,80,000। अब स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग में कितने पैसे हो गए? 80 रुपए ये हो गए, और 90 रुपए वो जो तुमने राइट ऑफ किए वो हो गए, तो 170 हो गए। हर एंट्री में तुम करते हुए आ रहे हो ना 90 रुपए का कुछ ना कुछ हिस्सा, तो 90 + 80 170। तो अगली एंट्री होगी एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग, 6,000 इंटू 170, 6 लाख और 4 20, 10 20, टू इक्विटी शेयर कैपिटल एंड टू सिक्योरिटी प्रीमियम। 10 रुपए की तो कैपिटल है, 8,000, और 160 रुपए का हो जाएगा आपका प्रीमियम, 9 लाख। ये बहुत महत्वपूर्ण एंट्री है। और आखिरी एंट्री होगी 31/3/22 को, तो जो लास्ट में 2,000 लैप्स हो जाएंगे। स्टॉक ऑप्शन 2,000 to 90,
खत्म हो जाना, यानी वो लोगों ने लिए नहीं, तो जो तुमने स्टॉक ऑप्शन क्रेडिट कर रखे थे वो खत्म हो गए, वापस P&L में चले गए, क्योंकि लोगों ने लिए ही नहीं, तो वो तुम्हारा फायदा हो गया। ये है आपका सवाल एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन का। सबसे बड़ा सवाल यही होता है, यही एग्जाम में एक भी था, यही आपको करना है। अगला है ESPP, अगला टॉपिक। एक बार जरा जल्दी से ना निगाह मार लो वो कैलकुलेशन पे और एंट्रियों पे, कुछ पूछना है तुम्हें, 2 मिनट देख लो जरा, कोई चीज दिमाग में क्लैरिफाई करनी हो। है 160, क्या कह रहा है सिक्योरिटी प्रीमियम, आगे भी तो कुछ बोल। 160 नहीं है वो, 160 है, गलत मत बोलना। 160 का मतलब हम कुछ और समझते हैं, 1,60,000। हाँ, अगर 170 रुपए का शेयर हो और 10 रुपए की फेस वैल्यू हो, तो प्रीमियम कितना हुआ? फिर शुरू में मार्केट प्राइस 170 दी हुई है, 10 रुपए का शेयर है फेस वैल्यू। अब कुछ नहीं लिखा तो 10 ही तो होती है। कुछ ना लिखा हो तो 10 ही तो मानते हैं। मान सकते हैं अगर 80 रुपए में आप इशू कर रहे हैं तो कम पे थोड़ा इशू कर रहे होंगे। 80 को देख के 10 ही लग रहा है, और 90-95% क्वेश्चनों में 10 रुपए ही होती है इक्विटी शेयर की वैल्यू, और प्रेफरेंस शेयर की 100 रुपए भी होती है कई बार। तो मान लिया फिर 10 रुपए। और ज्यादा कभी दिक्कत आ रही हो ना, दिमाग में कंफ्यूजन हो, तो लिख दो नीचे एज्यूमिंग 10 रुपी फेस वैल्यू, तो ठीक हो गया तुम्हारा। भाई अगर तू 100 लिख देता तो मैं उसके हिसाब से कर देता, नहीं लिखा तो मैं 10 मान रहा हूँ, तो क्या हो गया जी, बैठ गया दिमाग में। घर जाके इसको एक बार दोबारा कर लेना, वो टेबल बना लेना, एंट्री तो 2 ही है, रट ली हो तो कोई दिक्कत नहीं। लो जी नया पेज। हाँ, टाइम हो गया क्या 3 मिनट का? ऐसे तो ले सकते हैं ब्रेक, आपको चाहिए ले लो, 3 मिनट आपके लिए, 3-4 से ज्यादा मत करना, फटाफट हो गया हो, जहाँ जाना जाना है। बीड़ी सिगरेट वाले फटाफट भागे। चलिए साहब, छोटा सा ब्रेक, पानी वानी का, उसको पीना है। शोर कर सकते हैं इसमें, हाँ हाँ कर सकते हैं, मोबाइल भी देख सकते हैं।
आ गए सब? हो गया ना ब्रेक? अब बताओ, अब शुरू करूं? हो गया मन शांत हो गया? हाँ हाँ, कोई बात नहीं, ठीक है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग है यार। नो कमेंट्स। मेरे को पता था तुमने अगला लाइन ये बोलनी है, इसलिए मैंने बोला नो कमेंट्स। मैंने इसका एक इलाज बताया था ना तुमको। देखो, मैं एज ए टीचर और यहाँ बैठ के तो कुछ नहीं बोल सकता। मैं तुम्हें सजेशन दे सकता हूँ, वो मैंने दे दिया था, और मैं कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि जो मालिक हैं वही करेंगे। बाकी हाँ, अब तुम समझ गए कहाँ जाना है। बस अब तुमको लास्ट हिंट दे दिया मैंने। चलो, अब बस, अब शांति, शुरू कर रहे हैं। साथ साथ लिख सकते हैं, एक ही बार समझाऊंगा। व्हेन ए कंपनी ऑफर्स शेयर्स टू एम्प्लॉइज एज ए पार्ट ऑफ पब्लिक इशू or otherwise, the scheme is known as ESPP oblique ESPS.
तो ये फेयर वैल्यू के आगे पर शेयर लिख देना। ठीक है जी, दो ही एंट्रियां हैं। एम्प्लॉय कॉम्पेंसेशन एक्सपेंस में वो जो डिस्काउंट होगा वो आ जाएगा, फिर उसे P&L में राइट ऑफ कर देंगे। आइए पहला सवाल देखते हैं इसका। प्रॉब्लम नंबर 3, 2000 शेयर इशू किए हैं 50 रुपए में, जब मार्केट प्राइस है 150। फेस वैल्यू 10 रुपए लिख दिया भाई आप लोगों के लिए। तो शुरू करते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट, कितने शेयर हैं? 2000 इंटू 50, 2000 इंटू 50 कितना हुआ? 1 लाख। और डिस्काउंट हो गया आपका 100 रुपये। एम्प्लॉय कॉम्पेंसेशन एक्सपेंस डेबिट 2000 इंटू 100, 2 लाख। 2, इक्विटी शेयर कैपिटल में 2000 इंटू 10, और बाकी सिक्योरिटी प्रीमियम। दो हजार इंटू 140। हाँ। नरेशन भी लिख दूं। बीइंग इश्यू ऑफ शेयर्स अंडर ESOS एट द रेट ऑफ 50 रुपये when
मार्केट प्राइस इज एट द रेट 150 रुपये। लो जी, सेकंड एंट्री आपकी फेवरेट, P&L अकाउंट डेबिट 2 लाख टू एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन एक्सपेंस। एक और है, वो आप करो अगला। मैं समझा दूं? अच्छा सॉरी, लिखा नहीं क्या? लो लो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। जी नैन्सी जी, बिल्कुल ठीक। हाँ जी, पढ़े। 1 अप्रैल को 200 शेयर दिए 400 एम्प्लॉइज को एट 25 रुपए पर शेयर। एम्प्लॉइज को 1 महीना दिया गया है शेयर को एक्सेप्ट करने का। द शेयर्स issued under the plan shall be subject to lock-in to transfer 3 years from grant date। तो 3 साल तक के लिए आपको लॉक इन पीरियड है। मार्केट प्राइस 30 रुपए है, 5 रुपए का डिस्काउंट हो गया भाई साहब। नहीं नहीं, मार्केट प्राइस। अच्छा अच्छा, अभी आगे और पढ़ो। ड्यू टू पोस्ट वेस्टिंग रिस्ट्रिक्शंस फेयर वैल्यू मानी जाएगी 28। तो हमें 28 लेनी है भाई साहब, क्योंकि 3 साल का लॉक इन पीरियड दिया ना, कह रहा है उसकी वजह से कंसीडर 28 करना है। तो आज की डेट में 30 है, उससे कोई मतलब नहीं, 28 मान के चलना। तो 28 माइनस 25, 3 रुपए का डिस्काउंट होगा। ठीक है। अप टू 30 अप्रैल 50% ऑफ द एम्प्लॉइज एक्सेप्टेड द ऑफर। लो, 400 में से 50% लोगों ने लिया है। तो 200 ने लिया, 200 इंटू 200 शेयर, 40,000 शेयर। 40,000 शेयर पे 3 रुपए का डिस्काउंट, 1,20,000 रुपए। ठीक है, एंट्री करो दो फटाफट। पहले थोड़ी सी कैलकुलेशन बना लो। 400 इंटू 50%, 200 एम्प्लॉइज, 200 इंटू 200 इंटू 3 रुपए का डिस्काउंट, ऐसे करके कुछ बना लो।
हाँ जी, सबने कर लिया। बैंक अकाउंट डेबिट में कितना लिखा? सबका। और एम्प्लॉय कॉम्पेंसेशन में 1,20,000। टू इक्विटी शेयर कैपिटल 4 लाख। सिक्योरिटी प्रीमियम 720। सबका ठीक आ गया है? बहुत खुशी हुई मुझे। आगे बढ़ते हैं। तो जो बच्चे हमारे ऑनलाइन जुड़े हुए हैं उनको बता दूं, हमारी एंट्री है, ध्यान से देख लीजिए, बैंक अकाउंट डेबिट, एम्प्लॉय कॉम्पेंसेशन एक्सपेंस डेबिट, टू इक्विटी शेयर कैपिटल, टू सिक्योरिटी प्रीमियम। बैंक अकाउंट में 40,000 इंटू 25, 1 लाख रुपया, सॉरी 10 लाख रुपया। एंड एम्प्लॉय कॉम्पेंसेशन में 40,000 इंटू 3 रुपए, 1,20,000 रुपए। टू इक्विटी शेयर कैपिटल 4 लाख, 40,000 इंटू 10। एंड टू सिक्योरिटी प्रीमियम बाकी का पैसा 7,20,000। आई होप सबका ठीक होगा। दिलीप जी का थम्स अप आ गया है। बाकी नैन्सी, दृष्टि, आप भी बताइए, इज इट ओके? तो ओके या थम्स अप लिख के भेजिए जल्दी। मेरा मतलब लिख के नहीं, थम्स अप का निशान बना के भेजिए, वॉट एवर इट इज। ओके आ गया उनका भी। नैन्सी रह गई हैं। अगर उनका भी ओके है तो हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला टॉपिक है बाय बैक ऑफ शेयर्स। न्यू टॉपिक, छोटे छोटे टॉपिक हैं। ईसॉप, ईएसओएस। अब बायबैक थोड़ा सा बड़ा है, ये 1 दिन का है। आधा आज लगेगा, आधा अगली बार लगेगा। सबसे पहले हम आपको बताएंगे बायबैक का मतलब क्या है, उसकी कंडीशंस क्या हैं, उसके अंदर एंट्रीज क्या होती हैं, फिर क्वेश्चन करेंगे। ठीक है? तो सबसे पहले बायबैक का हिंदी में मतलब ये है, जब एक कंपनी अपने शेयर्स खुद वापस खरीद लेती है शेयर होल्डर से। मार्केट से भी खरीद सकती है, एम्प्लॉयज से भी खरीद सकती है। मार्केट से खरीदेगी तो शेयर होल्डर से ही खरीदेगी ना, और एम्प्लॉयज स्टॉक ऑप्शन स्कीम में भी खरीद सकती है। तो खरीद के अपने शेयर कम कर लेना, उससे क्या फायदा होगा? हाँ, कंपनी को, प्रमोटर्स को फायदा ये होगा कि बाहर के शेयर खरीद के एक्सटिंग्विश कर दिए, खत्म, फिजिकली डिस्ट्रॉय कर दिए, तो शेयर्स कम हो जाएंगे, परसेंटेज होल्डिंग ज्यादा हो जाएगी उनकी, क्योंकि उनके शेयर तो उतने ही है, तो परसेंटेज बढ़ जाएगी, कंपनी पे अधिकार उनका ज्यादा हो जाएगा। और दूसरा, कंपनी ये भी दिखाना चाहती है कि बायबैक करते हुए कि हमारे पास अच्छे रिजर्व्स हैं, वी आर इन ए स्ट्रॉन्ग पोजीशन, तो कंपनी अच्छी है। तो ये एक इंडिकेशन जाता है मार्केट के अंदर। तो इन चीजों को पहले हम थोड़ा सा लिखते हैं थियोरेटिकली, फिर आगे बढ़ते हैं। तो आइए लिखना शुरू करें। बायबैक का मतलब क्या है? कहीं लिखा ही नहीं। सिंपल है, लिख लेते हैं। व्हेन ए कंपनी परचेज इट्स ओन शेयर्स आउट ऑफ फ्री रिजर्व्स, अबे चाचा लिख ले। हाँ, वो तो लगेगी जब सुबह कुछ नहीं खाओगे तो। अभी ब्रेक होगा, उसमें खाना।
हम्म। किसकी? अच्छा। कहाँ है आज वो? अच्छा।
एंट्रियां रह गई अब, वो भी आज ही करेंगे। क्वेश्चन अगली बार करेंगे। आपको घर से बायबैक पढ़ के और एंट्रियां पढ़ के आनी है ताकि अगली बार क्वेश्चन कर सके। 5-7 एंट्री हैं। हो गया नोट? जर्नल एंट्रीज। शेयर कैपिटल डेबिट, प्रीमियम ऑन बायबैक,
अच्छा जी। कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। लो जी, एंट्रियां खत्म। तो आप लोग ये एंट्रियां सब देख के आएंगे, अगली बार क्वेश्चन करते हैं। आज की सभा समाप्त होती है। जय श्री राम।